नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अपन देखते हैं वही दो शब्द। तो सबसे पहले अपन ये जो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित जो शब्द देखते आ रहे हैं उन्हीं को देखेंगे। तो पहला शब्द आपके सामने है एडजर्नमेंट मोशन। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं एडजर्नमेंट मोशन। इस प्रकार से अपन इनको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एडजर्नमेंट का मतलब यहां पर होगा स्थगित और मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। तो यहां पर इसका सम्मिलित अर्थ हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। इसका सम्मिलित अर्थ हो जाएगा। दूसरा शब्द आपके सामने है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स आपका दूसरा शब्द है, जिसमें हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासनिक से लिया जाता है और रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। तो यहां पर इसका सम्मिलित अर्थ क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार। इसका सम्मिलित अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो शब्द अपनों ने देखे हैं पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी शब्दों में एक शब्द आता है डौढी। इस प्रकार से भी इसको बोला जाता है और सामान्यतः इसे इस प्रकार से भी बोल दिया जाता है। डोडी भी अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यानी डोडी कह दो या ड्योडी कह दो, या हिंदी में यदि अपन कहना चाहें तो मुख्य द्वार भी कह सकते हैं। मुख्य द्वार। प्रेमचंद जी के साहित्य को यदि आप देखें तो प्रेमचंद जी ने सामान्यतः ड्योडी शब्द को ही काम में लिया है, क्योंकि वो आम बोलचाल के शब्दों को अधिक प्रयोग में लाते थे। उसके बाद अगला शब्द आपके सामने है हंकारे। अब हंकारे शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं पुकारना। तो ये है आपके समक्ष चार शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। पहला शब्द आपके सामने एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स मतलब प्रशासनिक सुधार। उसके बाद डोडी यानी मुख्य द्वार। और उसके बाद हंकारे यानी पुकारना। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। और मेन क्लास में अपन किस टॉपिक को पढ़ रहे थे? अपन क्रिया को पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। क्रिया में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? क्रिया में अपन काल के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन कर रहे थे। और काल के आधार पर अपनों ने तीन भागों में क्रिया को बांटा था। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। और यहाँ पर अपन कौन सी क्रिया पढ़ रहे थे? कौन सा भेद पढ़ रहे थे? वर्तमानकालिक क्रिया यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे। वर्तमानकालिक क्रिया। ये जो वर्तमानकालिक क्रिया है, इसके संबंध में अपनों ने पिछली क्लास में देखा था कि इसके 5 भेद होते हैं। और उनमें से जो पहला भेद था सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, उसका अध्ययन अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद अपूर्ण, आज्ञार्थक, संदिग्ध और संभाव्य, ये 4 भेद अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो दूसरा भेद इसका कौन सा है? अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, जिसका अध्ययन अपन अब करने जा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। देखिए, वर्तमानकालिक नाम आया है तो इसका मतलब जारी समय में क्रिया होगी। और अपूर्ण अर्थात जारी है, पूरी नहीं हुई है। तो वर्तमान समय में जहां पर क्रिया जारी हो वहां पर अपन क्या मानेंगे? कौन सी क्रिया मानेंगे? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानेंगे।
इसकी पहचान की यदि अपन बात करें तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। ये इसकी पहचान होती है। अर्थात यदि किसी वाक्य में आप देखें कि रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया सदैव मानी जाएगी। कैसे देखते हैं इस संबंध में कुछ उदाहरण। देखिए, बच्चे टीवी देख रहे हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, यानी वर्तमान में हो रही है और वर्तमान में भी देख ही रहे हैं, क्रिया चल ही रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए ये अपूर्ण होने के कारण इसमें कौन सी मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से अगला वाक्य देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य आपके सामने है, बरसात हो रही थी। क्या सही है? जी नहीं। अब क्लास में यदि पढ़ना है तो अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आपके सामने कहीं भी कुछ चूक हो सकती है। थी का मतलब कहाँ जाएगा? भूतकाल में। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? रही है। तो इसलिए बरसात हो रही है। अब बरसात हो रही है यानी वर्तमान में चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर अपूर्ण होने के कारण इसमें भी कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया यहाँ पर मान ली जाएगी। और देखें यदि तो राधा गाय को पानी पिला रही है। अब वो राधा है, वो गाय को पानी पिला रही है, उसने पूरा नहीं किया है, वो अभी भी काम जारी है। और जारी है अर्थात पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है, तो इसलिए उसमें भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। यदि अपन एक उदाहरण और देखें इसका, तो देखिए, कृष्णा वन जा रहे हैं। अब कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? वन जा रहे हैं। तो वन जा रहे हैं इसका मतलब क्रिया है वो अभी भी जारी है, और इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। तो वर्तमान कालिक क्रिया जो 5 प्रकार की थी, उसमें अपनों ने यहाँ पर 2 भेद कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद तीसरे भेद के रूप में अपन पढ़ेंगे कौन सा? अपूर्ण पढ़ लिया तो अब आज्ञार्थक पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि नाम से संबंधित भी समस्या आ जाए कि अपन इनको याद कैसे रखें, पहली बात तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सामान्यतः आपके सामने विकल्प होंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में विकल्प होंगे तो आपको लग रहा है कि रहा है, रही है, यानी अपूर्ण है, तो आपको देखते ही आपको कोई ये तो पूछेगा नहीं कि भाई वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, तो 5 के नाम लिखो। तो आपको इस प्रकार से भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने विकल्प आएंगे, विकल्प देखकर आप उसमें ये पहचानेंगे कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल है, मतलब ता है, ती है, आ रहे हैं, तो सामान्य कर दोगे। अपूर्ण यानी जारी है तो आप अपूर्ण अपने आप ही कर देंगे। विकल्प देखकर अपने आप याद हो जाएगा। फिर भी यदि आप इनके भेदों के नाम याद करना चाहते हैं तो सामान्य तो भूतकाल क्रिया भी थी, तो इस आधार पर सामान्य तो याद हो ही जाएगी। वर्तमान कालिक यानी सामान्य रूप से तो अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके बाद यदि अपन 4 भेदों की बात करें तो ऐसे अपूर्ण और ऐसे आज्ञार्थक, 2 तो इस तरीके से याद हो जाएंगे, और फिर संदिग्ध संभाव्य, ये दोनों भी से है, तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। उसके बाद अपन तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। अपना वही फॉर्मूला, उसी के साथ चलिए। पहले सामान्य पढ़ लिया, उसके बाद अपूर्ण ऐसे पढ़ लिया, तो ऐसे ही आज्ञार्थक पढ़ लीजिए। आज्ञार्थक, मैंने कहा था ना कि भेदों की संख्या देखकर मत डरिए, क्योंकि ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर देखिए आप, आज्ञार्थक हम जानते हैं ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आज्ञा और अर्थक, यानी आज्ञा का अर्थ देने वाले वाक्य कौन से कहलाते हैं, या शब्द कौन से कहलाते हैं? आज्ञार्थक कहलाते हैं।
और आज्ञा किस में दी जाए? जारी समय में दी जाए, जारी समय में यानी अब दी जाए। तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया मान ली जाएगी। सीधी की सीधी पहचान यही बन जाती है यहाँ पर कि यदि वर्तमान में आदेश किया जाए या आज्ञा दी जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया है वो मानी जाएगी, अर्थात ये क्रिया मानी जाएगी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है, आप खड़े हो जाओ। हाँ, आपको खड़े नहीं होना है, आप आराम से बैठिए, परंतु आज्ञा दी, आदेश किया, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। तो आप खड़े हो जाओ, आदेश दिया जा रहा है और अभी दिया जा रहा है आप खड़े हो जाओ, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आज्ञार्थक मानी जाएगी। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। जारी समय में होने के कारण वर्तमान काल और आदेश दिए जाने के कारण आज्ञार्थक वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद यदि दूसरे वाक्य की बात करें तो आप वहां बैठो, यानी अभी जाकर वहां बैठो, तो जारी समय में है और इसके साथ साथ आदेश है, तो इसलिए कौन सी मानी जाएगी? आज्ञार्थक मानी जाएगी। उसी प्रकार आप चले जाओ, आप चले जाओ। अब इसमें आपको अंतिम वर्ण नहीं देखने, जिस प्रकार से अपनों ने ता है, ती है देखे थे और रहा है, रही है, रहे हैं देखे थे, उस प्रकार से अपने को नहीं देखना। अपने को सिर्फ ये देखना है कि आदेश हो और जारी समय में हो। यूं कहा कि आप चले जाओ, अभी चले जाओ आप यहां से, तो जारी समय में और आदेश किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद अगला एक वाक्य और देख लेते हैं कि आप खाना बनाओ या फिर चाय बनाओ, आप खाना बनाओ। मतलब सामान्यतः घर में बहुत सारा काम है, मेहमान आए हुए हैं, तो घर की जो मुखिया महिला है उसने कहा कि मैं सफाई करती हूँ, आप खाना बनाओ, यानी आप अभी जाकर खाना बनाने लग जाओ। तो इसलिए जारी समय में आदेश होने के कारण वहां भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। अगला भेद कौन सा होगा? अब चूंकि अपनों ने ऐसे दोनों भेद पढ़ लिए, तो उसके बाद अपन संदिग्ध और संभाव्य दोनों भेदों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं चौथे भेद की, और चौथा भेद कौन सा? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। अब संदिग्धता कहाँ होगी? जहां पर निश्चितता नहीं हो वहां पर संदिग्धता बनी रहेगी। ये भेद अपनों ने भूतकाल में भी पढ़ा था, और उस समय भी मैंने बताया था कि उसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो यहां पर पहचान हो जाएगी रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, ये पहचान इसकी हो जाएगी। अर्थात यदि किसी वाक्य में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार की पहचान दिखाई दे, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी या कौन से काल से संबंधित क्रिया मानी जाएगी? तो संदिग्ध वर्तमान काल से क्रिया मानी जाएगी। जैसे बालक पढ़ रहे होंगे, मतलब अभी भी पढ़ रहे होंगे। अगर अपन यूं कहें कि पढ़ चुके होंगे, तब तो वो पास्ट में चला जाएगा, यानी भूत में चला जाएगा, परंतु पढ़ रहे होंगे यानी अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से यदि अपन दूसरा उदाहरण देखें, तो देखिए एक और है आपके सामने वाक्य, बच्ची सो रही होगी,
यानी बच्ची है वो सो रही होगी, तो अभी तक वो सो रही होगी यानी वर्तमान में भी वो सो रही होगी, परंतु निश्चितता नहीं है, इसलिए कौन सा काल माना जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन एक वाक्य और देखें, जैसे राधा चाय बना रही होगी, तो राधा अब क्या कर रही होगी, चाय बना रही होगी। मतलब जैसे ही टाइम देखा, राधा की चाय बनाने का टाइम हो गया, तो आपने सोच लिया कि राधा चाय बना रही होगी। उसी प्रकार से अगर अपन एक वाक्य और देखें, तो मोहन बाजार जा रहा होगा, तो इस प्रकार से रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इस प्रकार से यदि पहचान कहीं पर देखने को मिले तो वहां पर कौन सा काल माना जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले और अंतिम भेद की तरफ। तो संदिग्ध वर्तमान काल यानी अपनों ने 4 भेद पढ़ लिए, सामान्य पढ़ लिया, अपूर्ण, अज्ञार्थक और इसके साथ साथ संदिग्ध, ये 4 भेद पढ़ लिए। और अब अपन बात करने जा रहे हैं, कौन से भेद की बात करने जा रहे हैं, अब अपन अंतिम 5वें भेद की, जो कौन सा है, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। अब यहां पर भी देखिए वर्तमान काल है, तो इसका मतलब जारी समय में, ठीक है। और संभाव्य यानी संभावना व्यक्त की जाए। अब इसकी भी कोई स्पेशल पहचान नहीं है कि अंत में ये शब्द आना जरूरी है। सामान्यतः यदि कहीं पर भी जारी समय में संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके समक्ष एक वाक्य है, शायद नौकर आया हो, मतलब मान लीजिए कि आपको किसी के कदमों की पदचाप सुनाई दी, यानी पैरों की आवाज सुनाई दी, तो आपने बैठे बैठे कह दिया कि आपको पूछा किसी ने कि कौन है, नौकर आया होगा, यानी जारी समय में है, परंतु वहां पर क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संभाव्य वर्तमान काल। और एक बात और, हम औरतों की खास बात होती है कि हम बात जब करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई सुन न ले, और दूसरी बात सामने वाले को यूं भी निश्चित करवाते हैं कि वो किसी को बताए भी नहीं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए 2 औरतें बात कर रही है, तो वो आपस में कह रही है कि कोई अपनी बात न सुनता हो, अर्थात अपनी कोई बात न सुन रहा हो, तो इसलिए अपनी कोई बात न सुनता हो, इसमें अपन शायद भी लगा दें, या हालांकि यहाँ पर शायद है वो साइलेंट रखा गया है, तो अपन पढ़ रहे हैं तभी अपने को पता चल रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है, कोई अपनी बात नहीं सुनता हो, अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे एक वाक्य और देखें, शायद मधु गई तो नहीं करेंगे अपन यूं कर देंगे कि शायद दूसरा वाक्य देख लेते हैं, शायद बरसात हो, तो यहां पर भी बरसात हो, मतलब अभी आपने बाहर जाकर देखा कि मौसम हो रहा है, तो आपने यूं कहा कि शायद नहीं, मौसम खराब था, अगर आप यूं सोच लेंगे कि शायद बरसात हो, तो वो भविष्य में चली जाएगी, ठीक है। आप अंदर बैठे हो और उसी समय आपको यूं कुछ आवाजें सुन रही हो, तब आपने उनकी आवाजें सुनकर और यूं समझ लिया हो कि शायद बरसात हो रही हो। चलो अपन इसी प्रकार से लिख लेते हैं, शायद बरसात हो रही हो, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य मान लिया जाएगा, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया मान ली जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर अपन वर्तमान कालिक क्रिया के 5 भेद अपन पढ़ चुके हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर समझ में आया होगा। संभाव्य में तो शायद अगर यदि इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे तो इसलिए, और कहीं भी अगर ये शब्द साइलेंट भी हो जाए तो भी भाव इस प्रकार का होगा कि संभावना व्यक्त की जाएगी, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। अब इसके संबंध में भी कुछ विशिष्ट नियम। कौन से विशिष्ट नियम? देखिए, इस संबंध में भी कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि यदि कहीं पर है, हो, हूं, इस प्रकार के क्रिया शब्द हो और उन क्रिया शब्दों से पहले कोई भी क्रिया न आकर क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, या सर्वनाम आ जाए, या फिर विशेषण आ जाए, या फिर कोई अव्यय शब्द आ जाए, तो वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? यदि कहीं पर इन क्रियाओं से पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द आ रहे हों तो वहां पर जो क्रिया मानी जाएगी वो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है कि मुकेश बीमार है। अब यहां पर आपने कहा कि मुकेश बीमार है। अब सामान्यतः चलो इसके साथ एक वाक्य और देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपके सामने वाक्य है कि चंद्रा आई है, ठीक है। अब देखिए, है क्रिया दोनों में है। इससे पहले देखिए आई है, आई मतलब आना क्रिया शब्द है, तो चंद्रा आई है, यहां पर तो ये क्रिया शब्द आया है। परंतु बीमार कोई क्रिया शब्द नहीं होता, तो है से पहले क्या आया है? बीमार शब्द आया है, यानी क्रिया के अलावा शब्द आया है। तो यहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके समक्ष एक वाक्य और है, और वाक्य ये है कि मैं अध्यापक हूं। अब इस प्रकार का वाक्य है, तो यहां पर हूं आया है, हूं हमारी शर्त में है, परंतु इसके पहले कोई क्रिया शब्द न आकर और अध्यापक शब्द आया है जो कोई क्रिया शब्द नहीं है, तो इसलिए इसमें भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन दूसरे नियम की तरफ। तो यहां पर अपन वर्तमान कालिक क्रिया से संबंधित नियम देख रहे हैं। वर्तमान कालिक क्रिया में अपन जो 5 भेद थे, मुख्य भेद, वो तो पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित कुछ अन्य नियम। यदि कहीं पर आपको है, हो, हूं के साथ क्रिया शब्द न मिलकर कोई अन्य शब्द मिल जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव में से कोई भी शब्द मिल जाए, तब आपको वहां पर कौन सी क्रिया माननी है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया माननी है। अब अपन बात करते हैं दूसरे नियम पर। अब दूसरा नियम आपका क्या कहता है? देखिए, दूसरा नियम यूं कहता है कि यदि कहीं पर बैठना या सोना क्रिया शब्द आए, सोना क्रियाएं प्रयुक्त हो या प्रयोग की जाए, और उससे पहले हुआ बैठना क्रिया के साथ है, यहां पर पहले नहीं आएगा, बैठना क्रिया के साथ, बैठना या सोना क्रिया के साथ है। यहां पर अपन इस प्रकार से देखेंगे, होना वगैरह जो है वो बाद में आता है। तो कहीं भी बैठना या
सोना क्रिया के साथ, सोना क्रिया के साथ यदि हुआ है, हुए हैं या हुई है, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वहां पर हमेशा ही अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। जबकि अपनों ने अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान कौन सी देखी है? अपूर्ण वर्तमान कालिक की क्रिया की पहचान देखी है, रहा है, रही है, रही है, अर्थात काम जारी है, इसलिए वहां पर अपूर्ण माना जाता है। परंतु हुआ है, हुई है, हुए है, इसका मतलब भी काम जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए वहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे जैसे मधु सोई हुई है, यानी सोना क्रिया के साथ हुई है प्रयोग आ रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा काल या कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक और वाक्य देख लेते हैं। जैसे बच्चे ऊंट की पीठ पर बैठे हुए हैं। अब ये वाक्य है, तो बैठना क्रिया आ रही है, यहां पर सोना क्रिया आ रही थी, और उनके साथ क्या आया है? हुई है, हुए हैं शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से यदि अपन अन्य उदाहरण भी देखें तो नीता पेड़ पर बैठी हुई है, या फिर बंदर पेड़ पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार से ये पंडित जी अभी भी मंदिर में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के वाक्य यदि कहीं पर भी दिखाई दे तो वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा या कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वर्तमान काल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले काल की तरफ, अगले भेद की तरफ। तो यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया है वो पूर्ण होती है, और अब तो डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनों ने जिस भूतकालिक क्रिया के 6 भेद पढ़े और अपनों ने जिस वर्तमान कालिक क्रिया के 5 भेद पढ़े, अब यहाँ पर अपन जो क्रिया है कौन सी? भविष्यत कालिक क्रिया, उसके मात्र 3 भेद पढ़ने वाले हैं। तो अब तो वैसे भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो जो तीसरा भेद है वो कौन सी मानी जाती है? भविष्यत कालिक क्रिया। तीसरी क्रिया यानी भविष्यत कालिक क्रिया कहाँ होती है? यदि किसी क्रिया द्वारा जारी समय के बाद की स्थिति प्रकट की जाए या बाद के समय को दर्शाया जाए तो वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? भविष्यत कालिक क्रिया मानी जाएगी। यानी आने वाले समय में जब क्रिया घटित हो रही है तो वहां पर भविष्यत कालिक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, देखें कैसे। तो वह एक उदाहरण आपके समक्ष है, वह जयपुर जाएगा, यानी वो नहीं तो गया, नहीं अब जा रहा, वो जाएगा, बाद में जाएगा। तो इसलिए जाएगा यदि आ रहा है, यानी अंत में गा गे गी अगर आ रहे हैं तो वहां पर सामान्यतः कौन सी क्रिया मानी जाती है? भविष्यत कालिक क्रिया मानी जाती है। एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे माँ मंदिर जाएगी। तो माँ कहाँ जाएगी? मंदिर जाएगी, परंतु अभी तो नहीं जा रही,
बाद में जाएगी। तो इसलिए यदि जारी समय के बाद की कहीं भी कोई बात प्रकट की जाए किसी भी शब्द के द्वारा, किसी भी वाक्य के द्वारा, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज भी समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, भविष्यकालिक क्रिया को भी अपन उसी प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अपनों ने बाकी के दोनों वेद पढ़े हैं। परंतु अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।